Hello दोस्तों, I am Jatin Verma. So I am back again, this time with the analysis of योजना मैगजीन for August 2017. तो काफ़ी आप लोगों ने डिमांड करी, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी फेसबुक पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये अगस्त की योजना का कंटेंट है। आई नो आई एम लेट इस बार, तो अगली बार कोशिश रहेगी कि सितंबर की योजना जो है उसका एनालिसिस हम टाइम से कर सकें। तो इस बार दोस्तों यहाँ पे मेरी अप्रोच ये रहेगी कि हम एज यूजुअल समझ सकें चीज़ों को, ताकि याद करने में आसानी रहे। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है, रट्टा लगाना यहाँ पे एक तरह से गलत अप्रोच है। तो हम समझेंगे यहाँ पे पहले चीज़ों को, चाहे इसे पार्ट 2 में डिवाइड करना पड़े, हाफ एन आवर ईच, 2 पार्ट्स में हम कर सकते हैं। और फिर सेकंड पार्ट में जो रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, उस अप्रोच पे, जिस अप्रोच पे बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर आपके यूपीएससी में, एसएससी में जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के और ओरिएंटेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आधार मान के यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मान के हम 15 से 20 या 25 एमसीक्यूज अपनी योजना पे इस बार की डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी एरिया रह नहीं जाए। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, इंडिया जो है आर्टिकल 1 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का डिफाइन करता है, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और पॉलिटिकली तो वी आर वन नेशन। 1947 से हम एक नेशन है, पॉलिटिकल यूनिटी है हमारी कंट्री में। लेकिन क्या इंडिया एक इकोनॉमिक यूनियन बन पाया है? इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है बेसिकली, जैसे आप यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल देखते हो, कस्टम्स यूनियन का एग्जांपल देखते हो, तो वहां पे क्या है कि पूरी यूरोपियन यूनियन, पूरी की पूरी यूनियन में एक समान टैक्स रेट रहता है, जिसके चलते कोई ट्रक, यदि मैप के जरिए समझते हैं इसे, जिसके चलते मान लो कि अब इंडिया में क्या होगा, इंडिया जब इकोनॉमिक यूनियन बनने जा रहा है, तो कोई ट्रक यदि तमिलनाडु से चला है सरिया लेके या पटाखे लेके, तो वो यदि चाहे पंजाब पहुंचे, चाहे जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे, उसमें चाहे कोई और स्टेट में पहुंचे, राइट, नॉर्थ ईस्ट में भी जाए, एक समान टैक्स रहेगा, राइट। उसके चलते क्या होगा कि ये टैक्स आर्बिट्रेशन नहीं होगा। ये सब चीजें मैं आगे समझाते जाऊंगा। तो जीएसटी जो है कि इंडिया को इकोनॉमिक यूनियन बनने में एक तरह का मददगार साबित हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स हैं जीएसटी के, वो चीजें हम समझेंगे। तो पहले कोई ऐसे आप आंसर लिखोगे तो ये पॉइंट उसमें जरूर लिखना। इंडिया दैट वाज प्रीवियसली, इंडिया जो कि पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल यूनियन था, लेकिन अब एक इकोनॉमिक यूनियन में तब्दील होने जा रहा है जीएसटी के लागू होने के बाद से, 1 जुलाई 2017 से। तो ये बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, जो ये जीएसटी जो कि दशकों से फॉर्मुलेशन में था, कंसीव किया जा रहा था, उसे लागू किया गया। अब ये क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। आर वी एन इकोनॉमिक यूनियन? बिग क्वेश्चन मार्क। कैन अ ट्रेडर सिटिंग इन तमिलनाडु सेल गुड्स इन हिमाचल प्रदेश विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट रेट्स ऑफ टैक्स इन ईच स्टेट? तो पहले क्या होता था, यहां से कोई लॉरी या ट्रक चलेगा अगर मान लो तमिलनाडु से, तो उन्हें जैसे जैसे पंजाब में बोला जाता है चुंगी लगेगी, ऑक्ट्रॉय बोला जाता है, रोड टैक्स आप कह लो, बैरियर होता है हर स्टेट में। आप देखते हो कि बैरियर आ गया, बैरियर पे गाड़ी स्लो होती है, तो वहां पे बहुत सारी ट्रक्स की लाइन लगी होती है, तो उन्हें वहां पे पर्ची कटानी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ गुड्स। अगर वो सरिया ले जा रहे हैं तो 1000-10,000 की पर्ची कटेगी। अगर वो कोई मामूली से कार्टन्स लेके जा रहे हैं, गत्ते के डब्बे लेके जा रहे हैं, तो 10-15 रुपए पर्ची लगेगी, राइट। तो उसे बोला जाता है बैरियर, या कह लो लोकल टैक्स। तो वो उसके चलते 10 रुपए की पर्ची के चलते ट्रक ड्राइवर को 10 घंटे खड़ना पड़ता है। तो ये जो लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं, जीएसटी इनको भी एड्रेस करेगा। 10-15 घंटे ट्रक ड्राइवर खड़े हैं, और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न यूएसए, इन कंट्रीज के मुकाबले हमारी ट्रक्स की जो गति है वो बहुत कम हो जाती थी। ऐसा नहीं कि ट्रक लो स्पीड पे चलते थे, लेकिन इन लॉजिस्टिकल इश्यूज के चलते हर सिटी में बैरियर, स्टेट का बैरियर हो तो बात अलग है, हर सिटी में 10-15 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी, चाहे तमिलनाडु हो चाहे राजस्थान हो। अब ये बैरियर्स जो हैं इन्हें ओवरकम कर लिया गया है अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्योंकि मैं ग्रेट एक्सटेंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मतलब राज्य सरकारों को जो अलग से टैक्स दिए गए हैं, केंद्र सरकार उन पे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो राज्य सरकारें अपना अपना टैक्स लगाती हैं, तो अभी उन्हें ओवरकम करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो सबसे बड़ा जो पत्थर था रास्ते का, जीएसटी लागू करने से वो हटा दिया गया है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का भी यही थीम है वॉल्यूम 2 का। आप लोग इकोनॉमिक सर्वे पे भी कुछ कुछ वीडियो देख सकते हो। फायदा क्या है कि सरकारी वर्जन क्या है, बहुत पढ़ लिया हिंदू, बहुत पढ़ लिया इकोनॉमिक टाइम्स, बहुत पढ़ लिया लाइव मिंट, लेकिन जो सरकारी वर्जन है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट की क्या क्लैरिफिकेशन है जीएसटी पे और चीजों पे, वो योजना, एंड देन आपकी ये कुरुक्षेत्र हो गई, देन
ये आपका इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 2018 में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए रेलिवेंट नहीं है, यहीं पे मैं बता दूं एट द आउटसेट। जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो रेलिवेंट होगा 2018 में जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो। तो डो नॉट बॉदर योरसेल्फ की जो पुराने वीडियो पड़े हैं उनको मतलब यूट्यूब पे कुछ भी कहीं पे आपके पास में नोट्स कहीं आपको मिल रहे हैं, नो नीड टू बॉदर योरसेल्फ, वो सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि आप 2018 की तैयारी कर रहे हो। Then, can a truck starting from Jammu and Kashmir and going up to Kanyakumari travel without being stopped at the check post? अब ये चेक पोस्ट की हमने बात कर ली, बॉर्डर ऑफ ईच स्टेट यहाँ पे लिखा है, मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ, हर सिटी के बॉर्डर पे होता था, हर कस्बे के बॉर्डर पे चुंगी ऑक्ट्रॉय बोला जाता था उसे, या फिर लोकल टैक्स कह लो, राइट। तो जीएसटी हैज द पोटेंशियल टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जीएसटी की। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे वगैरह लिखने के लिए बहुत अच्छी लाइंस हैं, पॉलिटिकल यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, राइट। जीएसटी रेजिम अ फिलिप टू मेक इन इंडिया। तो जीएसटी जो है एक पुश देगा, एक स्टार्ट देगा मेक इन इंडिया को भी। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कम की होती है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी रैंकिंग बहुत लो जाती है, उसके चलते जो एक तरह से तामझाम जो है स्मॉल बिजनेसमैन का वो बढ़ जाता है। और स्मॉल बिजनेसमैन का ही नहीं, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूनियन की जो कंपनीज हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जीएसटी की तर्ज पे काम होता है, टैक्स सिस्टम जो है जीएसटी है। तो हम एक तरह का ग्लोबली इंटीग्रेट हो रहे हैं जीएसटी लागू करने के बाद। ये बातें किताबों में नहीं दे रखी। ग्लोबली इंटीग्रेट मतलब जो सिस्टम हम जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं अपनी गुड्स को, जो टैक्स सिस्टम वहां पे लगाया जा रहा है, हम भी यहाँ पे वही टैक्स सिस्टम लेके आ रहे हैं। इंडिया हैज मूव टुवर्ड्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। बेनिफिट्स क्या है? कंज्यूमर्स विल बी, अब वन नेशन मतलब इंडिया इकोनॉमिक यूनियन बनने जा रहा है। वन टैक्स मतलब, अब देखो यहाँ पे एक डाउट है, वन टैक्स कैसे? यहाँ पे तो 4 से 5 टैक्स रेट्स हैं, उस पे भी हम आएंगे, ठीक है। वन मार्केट मतलब ये ठीक है कि अगर आप चेन्नई में कार खरीद रहे हो, चेन्नई से कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, महिंद्रा की, हुंडई की, सेंट्रो या कोई भी, वो आप कहीं पे भी जाओगे अलग अलग टैक्स रेट नहीं देना पड़ेगा आपको, रजिस्ट्रेशन का और ये जो वैट वगैरह लगाया जाता है वो सब। तो कंज्यूमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम लोअर प्राइसेस ड्यू टू रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इन टैक्स एंड एफिशिएंसी गेन्स। अब कैस्केडिंग क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं उड़ा दूं, मेरे लिए भी बहुत आसान है, आपके लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी उसके चलते, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। अब देखो ये पियर्स सोप है जो बचपन में मतलब लगाया जाता था या अभी भी लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, पियर्स बनाने के लिए, हर साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा और ये सब यूज होता है, राइट। तो एक पियर्स बनाने वाली ये कंपनी है, इन्होंने, ये फैक्ट्री है, इन्होंने कॉस्टिक सोडा और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है लादर प्रोड्यूस करने के लिए, झाग प्रोड्यूस करने के लिए, वो सब लिया 100 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ भी मान सकते हो यदि आप बड़े इंसान हो तो 100 रुपए पे अब 10 रुपए इन्होंने टैक्स पे किया खरीदारी के टाइम पे, क्योंकि जब जिस कंपनी से रॉ मटेरियल लिया गया उनको बेचते टाइम 10% देना था टैक्स सरकार को। तो ये 10% पियर्स कंपनी से वसूला गया कि हम आपको कच्चा सामान दे रहे हैं तो आप हमें 10% दो। अब टोटल लागत कितनी हो गई, इनपुट कितनी हो गई यहाँ पे, 110 रुपए, 100 रुपए रॉ मटेरियल की कॉस्ट और 10 रुपीज टैक्स हो गया एट द रेट ऑफ 10%। तो अब पियर्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके इसे 200 रुपए इसकी कीमत रखी आफ्टर प्रोसेसिंग। अब ध्यान रहे यहाँ पे 200 रुपए में 110 रुपए ये वाले और 90 रुपीज इन्होंने अपना प्रॉफिट, जो भी लेबर को कॉस्ट दी, ये जो फैक्ट्री में फर्नेस चलाने का पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा जो भी आया, बिजली का खर्चा आया, और जो रख रखाव की कॉस्ट आई, फिर पैकेजिंग कॉस्ट आई, अच्छी सी पैकिंग देंगे तभी तो आप लोग खरीदोगे। तो 90 रुपीज प्रॉफिट इंक्लूड करके, टैक्स इंक्लूड करके 200 रुपए ये कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे 10 रुपए टैक्स जो है इसमें इनबिल्ट है। अब ये लाइन जो आगे चल रही है इसमें टैक्स आगे चला गया, इसे बोला जाता है कैस्केडिंग। अभी और क्लैरिटी से समझते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जब इसे सेल किया दोबारा से सेल्स टैक्स, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ, 15% लगाया गया जो होलसेलर को बेचा गया, राइट। तो 15% 200 रुपए पे लगेगा तो कितना, पियर्स कंपनी ने बेचा, बेचते टाइम 15% टैक्स लगाना, क्योंकि पियर्स कंपनी को सरकार को ये टैक्स देना था। जैसे ही ये गुड्स एक्साइज टैक्स मान लो, सेल्स टैक्स मान लो, जो भी है, तो ये 15% लग के 230 रुपए हो गया। अब 230 रुपए का ये रिटेल लेवल पे जब कंपनी ने आगे, होलसेलर ने खरीद लिया 230 रुपए में, होलसेलर ने आगे इसे बेचना था, जब होलसेलर पे टैक्स लगाया। होलसेलर किसे बेच रहा है, रिटेलर को। जो आप आस पड़ोस की किराना स्टोर पे जाते हो या बिग बाजार में जाते हो या मोर पे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो या किसी मॉल से शॉपिंग करते हो, तो जो उन्हें रिटेलर बोला जाता है। अब रिटेलर से जब हम खरीदारी करते हैं तो होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा
तब टैक्स लगा। तो वो सारे टैक्स जो है, इसमें टैक्स पे टैक्स लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो 200 रुपए में 10 रुपए थे, 10 रुपए में 10 रुपए के ऊपर भी 15% टैक्स लग गया, जबकि सरकार की ये मंशा थी नहीं। सरकार की मंशा थी सिर्फ जो 90 रुपए हैं उस पे टैक्स लगाना है, राइट, जो कि पियर्स कंपनी ने कमाए हैं यहाँ से। 110 रुपए का तो उनका रॉ मटेरियल ही था ना डियर, अब 90 रुपीज और कमाए गए। तो ये जो 90 रुपीज है इसे बोला जाता है वैल्यू एडिशन, बिकॉज वैल्यू कितनी ऐड हो रही है यहाँ पे, 110 रुपए में 90 ही तो ऐड किए ना, तो 90 रुपए पे टैक्स लगना चाहिए, पूरे 200 पे क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जिस कंपनी ने कॉस्टिक बनाया है उन्होंने 100 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो 10 रुपए उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया, तो दोबारा टैक्स पे टैक्स क्यों लगाया जाए? ये यहाँ पे दलील थी जीएसटी को लाने के लिए। अब जीएसटी को लाने से पहले 2005 में ये जो रिफॉर्म था 90 रुपए वाला, ये कर दिया गया था। कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। मतलब एक पियर्स कंपनी जिसका का पूरा प्लांट जो कि रॉ मटेरियल का सोर्स है, जो कॉस्टिक सोडा खरीदना है, वो यदि एक स्टेट में है, तब तक तो वहां पे जीएसटी ऑलरेडी एक तरह का आप कह सकते हो, वहां पे ऑलरेडी वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा था। लेकिन जैसे ही गुड्स कह लो किसी एक पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर में जाती थी, जबकि पंजाब और हरियाणा एक समय पे एक स्टेट ही थे, पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर में जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कोई वैल्यू एडिड टैक्स कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैसे पंजाब और हरियाणा कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में? क्योंकि दोनों का टैक्स सिस्टम जो है अलग अलग है, वहां पे अलग एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं पंजाब के, हरियाणा के अलग हैं। अब चलो पंजाब और हरियाणा तो फिर भी ब्रदर स्टेट्स हैं, भाई बंधु हैं आपस में, ये तो फिर भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। लेकिन पंजाब से हरियाणा गई, हरियाणा ने अलग लोकल टैक्स लगाया, फिर हरियाणा से राजस्थान पास होते हुए मध्य प्रदेश में आ गई, तो मध्य प्रदेश अब ये सारे कैसे ये सब करेंगे टैक्स की आफत में कि मैंने इतना टैक्स पहले इनसे ले चुका हूँ। पंजाब की सरकार ये कहेगी कि हम पहले इतना टैक्स इनसे ले चुके हैं, तो अब आप इन पे 10 रुपए पे टैक्स मत लगाना, तो ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जीएसटी के आने के चलते ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, अब क्या होगा, जो पहले टैक्स पे कर दिया गया है उसको वापस आप क्लेम कर सकते हो। कैसे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसीलिए देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। इनपुट, इनपुट मतलब कॉस्टिक सोडा, जो आप कुछ भी बना रहे हो, प्लास्टिक बना रहे हो तो कच्चा प्लास्टिक, प्लास्टिक का आप कुछ भी बना रहे हो रखने के लिए, लैंप बना रहे हो या कोई लैपटॉप की आउटर कवरिंग है, तो जो भी रॉ मटेरियल हो, हम सिर्फ पीएस का एग्जांपल नहीं लेते, लाइफ बॉय का भी ले लो, कोई भी ले लो, राइट। तो इनपुट मतलब जो भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, इनपुट पे टैक्स जो दिया गया है उसका क्रेडिट होता है, वापस मिल जाएगा आपको। मतलब आपने अब आपकी यहाँ पे फाइनल स्टेज पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है? 30 रुपए। 30 रुपए में से ये वाले दिए गए 10 रुपए ऑलरेडी जो दे दिए गए हैं वो वापस हो जाएंगे, राइट। इसीलिए इसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की वजह से ही कैस्केडिंग इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट ये टैक्स का जो असर है ये आगे और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 10 रुपए पे दोबारा से 15% लग गया, तो फिर 15 आगे जब रिटेलर के पास में गए तो टोटल टैक्स कितना पे कर चुके हैं अब तक? 30 रुपए एक तरह का, 30 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, 40 रुपए एक तरह से, राइट। तो 40 रुपए पे दोबारा से 10% दे रहे हैं, जबकि सरकार की ये मंशा नहीं थी। लेकिन केंद्र सरकार अलग टैक्स लगा रही थी, राज्य सरकारें अलग टैक्स लगा रही थी, टैक्स पे टैक्स जो लगते जा रहा था उसे कहा जाता था कैस्केडिंग इफेक्ट। अब आगे आते हैं, तो रिमूवल ऑफ टैक्स रिलेटेड बैरियर्स एट इंटरस्टेट बॉर्डर्स, ये जो मैंने आपको बता दिया ऑक्ट्रॉय, जो बड़ी बड़ी ट्रकों की कतारें, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो पेरेंट्स के साथ में या स्कूल ट्रिप पे गए होगे, तो जो ट्रक्स की लाइंस लगी होती हैं इतनी ज्यादा साइड पे, रोड के साइड पे, वो लॉजिस्टिकल इश्यूज, ये यही हो गए लॉजिस्टिकल इश्यूज की। एक 15 रुपए की पर्ची कटाने के लिए 10 घंटे 8 घंटे के बैरियर पे आपको रुकना पड़ेगा। एंड टू एंड आईटी एनेबल्ड सिस्टम, अब इसे भी समझते हैं। देखो अब क्या होगा, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल कर दिया गया है सिस्टम को, सारी डिटेल जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया, जो जीएसटी नेटवर्क है उसमें क्रेडिट उसका शो होगा कि ये पियर्स कंपनी के पीछे जो बार कोड होता है, उन्हें टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर दे दिया जाएगा, उस पे कितना आपने पर साबुन का जो कार्टन है उस पे कितना टैक्स ऑलरेडी पे किया है, उसका पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार के पास में रहेगा, जीएसटी नेटवर्क में रहेगा, राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालय में रहेगा, जिसके चलते एंड टू एंड यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चोरी का स्कोप कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले का एग्जाम्पल समझना, और बहुत ही फनी है, ना तो कॉस्टिक बना, ठीक है, ना ही कॉस्टिक बेचा गया पियर्स कंपनी को, सरकार रात में ये सब काम होता था, बैरियर से गाड़ी निकाल दी जाती थी, कॉस्टिक भी बना, पियर्स भी बना, सब कुछ बना, सेल भी हो गया बिग बाजार में या कहीं पे, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, स्मॉल बाजार भी मान लो, आसपास के किराने स्टोर पे भी आ गया, राइट। तो इसके चलते क्या होता था, टैक्स सब कुछ होता था, कमाई सबने कर ली, पियर्स कंपनी ने भी कर ली, सबने कर ली, कोई भी कंपनी ले लो, हम उदाहरण के तौर पे पियर्स ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा साबुन है, गूगली वोगली वॉश वाला, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है,
हमारा पर्पस है इसे समझना। तो यहाँ पे ये टैक्स पे नहीं किया जाता था, टैक्स की चोरी हो जाती थी। अब एंड टू एंड में क्या होगा, आपने भाई कॉस्टिक, आपने कच्चा मटेरियल लिया तो गया कहाँ, पानी में थोड़ी बहा दिया यहाँ पे, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट रहेगा। अब अगर पियर्स कंपनी, अगर कॉस्टिक बनाने वाली कंपनी ने ये बोला कि पियर्स को इतने किलो, इतने लीटर जो है कॉस्टिक सोडा हमने सप्लाई किया, तो पियर से पूछा जाएगा गया कहाँ। तो एंड टू एंड से ये हो गया, किसी भी इस पूरी चेन में कहीं भी चोरी नहीं हो पाएगी। अब समझ रहे हो, ये लाइन जो है ये सीधी रहेगी। ये पहले क्या होता था, जिगजैग हो जाती थी, 10 लीटर आया, 8 लीटर गायब हो गया, 2 लीटर का पीएस बना दिया। ऐसे हर चीजों में, हर चीज में होता था। ये सिर्फ पीएस का एग्जाम्पल नहीं है, प्लास्टिक में, कच्चे तेल में, हर चीज में। अब इससे क्या है, इसी के चलते सरकार ने जो है रेट ऑफ टैक्स डाउन कर दिया, लो कर दिया है। उसके बावजूद भी सरकार कह रही है कि टैक्स बोयेंसी जो है वो बढ़ेगी। टैक्स बोयेंसी क्या होता है, टैक्स बोयेंसी बेसिकली होता है गाइस कि हमारा जीडीपी $2 ट्रिलियन है, ठीक है। अब जब कभी $2 ट्रिलियन से ये $3 ट्रिलियन भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से सरकार की टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ना चाहिए। इसे बोला जाता है टैक्स बोयेंसी। टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा था। क्यों, जो ये बीच में झोल मैंने बताया, यहाँ पे धांधली जो होती थी एंड टू एंड ना होने के चलते, कि राज्य सरकारों ने तो अपने अंदर जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हैं उनका अपना स्टाफ अलग मॉनिटरिंग कर रहा था, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स वो अलग मॉनिटरिंग कर रहा था। इन दोनों के बीच में, स्टेट एक्साइज बोर्ड के बीच में और सेंट्रल एक्साइज बोर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। चलो एक आध के बीच में कोऑर्डिनेशन था, लेकिन बाकी जो स्टेट एक्साइज बोर्ड थे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 28-29 स्टेट्स हैं, कब कितनों से कोऑर्डिनेशन कर लोगे। लेकिन अब आईटी एनेबल्ड सिस्टम हो जाएगा, तो इसके चलते टैक्स बोयेंसी जो है हमारी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। जैसे जैसे पियर्स नए साबुन बनाते जाएगी, वो पकड़ में आते जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि कॉस्टिक लिया है तो गया कहाँ, वही वाले लॉजिक से। तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हैं। अब ये करने के बाद आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, लेकिन इकोनॉमिक्स है तो समझना जरूरी है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आईएएस बाबा कहीं के भी नोट्स का रट्टा लगाओगे, लग जाएगा, लेकिन बिना समझे रट्टा लगाओगे पेपर में धांधली हो जाएगी, राइट। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है। तो अब यहाँ पे आते हैं, देयर वाज नो क्रेडिट चेन बिटवीन द टैक्स पेड टू द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो, पढ़ने में भी आपको फील हो रहा होगा कि इट्स वेरी इजी टू ग्रास्प थिंग्स नाउ, कि पहले अब क्रेडिट चेन है, जो हमने एरो देखा था वो एरो की तरह एकदम सीधी लाइन है कि पता लग रहा है। रिजल्टेंटली देयर वाज अ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस क्या थी, कि जो राज्य सरकार ने टैक्स कलेक्ट कर लिया उसका ब्यौरा केंद्र सरकार के पास में नहीं था। इसके चलते अगर किसी को एक्सपोर्ट करना होता है गुड्स को, मान लो कि हमने यहाँ पे काफी सारे पियर साबुन बनाए, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इतना ज्यादा उनमें टैक्स हो जाता था कैस्केडिंग के चलते, टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी जो है जीएसटी है, वहां पे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो बावजूद इसके कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, पीएस है, लक्स है, वो 20 रुपए पे साबुन बना रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो 65 रुपीज का हो जाता था, $1 का हो जाता था। लेकिन यूएसए में सेम क्वालिटी का साबुन 40 सेंट्स का बिक रहा होता था, या उससे भी कम बिक रहा होता था, 40 रुपीज का कह लो, ठीक है। तो इसके चलते जो होता है कि कम हमारी गुड्स जो है आउटडू, मतलब हार जाती थी इंटरनेशनल कंपैरिजन में। तो मतलब उनका प्राइस ज्यादा होता था और यूएस की गुड्स का, यूरोपियन यूनियन की गुड्स का कम होता था। इसके चलते अब टैक्स आर्बिट्रेज क्या होता है, रिजल्टेंटली देयर वाज अ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स आर्बिट्रेज। अब क्या है कि राज्य सरकार ने जो भी टैक्स उस पर वसूला है उसका ब्यौरा जीएसटी नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू केंद्र सरकार के पास में है। तो यदि कोई एक्सपोर्टर गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसे आईटीसी के जरिए, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पूरा का पूरा टैक्स वापस रिफंड कर दिया जाएगा, या फिर एडजस्ट कर दिया जाएगा जब उसे अगली बार टैक्स पे करना होगा। तो अब टैक्स आर्बिट्रेज क्या होता है, बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट होता है दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, इंट्रास्टेट होता है एक ही स्टेट के बीच में। स्पॉनिंग अ वोर्टेक्स ऑफ अनस्क्रपलस एलिमेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, ये मैप ऑफ इंडिया है। मैं जितने मजे से समझा रहा हूँ उतने मजे से समझना है, इसे सीधे होके बैठना। टैक्स आर्बिट्रेज क्या होता है, यहाँ पे तमिलनाडु में कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री नहीं इनफैक्ट इंडस्ट्री है। क्यों, यहाँ पे पोर्ट्स हैं। अब इन पोर्ट्स के जरिए हमारी कार्स जो हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ भी जाती हैं और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी, इंडोनेशिया वगैरह में भी जाती हैं, हिंदई वगैरह ने इसलिए यहाँ पे प्लांट लगा रखा है। लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कोई इंडस्ट्री का प्लांट लगाने के लिए, एक तो वो कि पोर्ट पास में हो जहां से कि इंटरनेशनल मार्केट को भी केटर किया जा सके, और दूसरा खुद की डोमेस्टिक मार्केट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेंट्रो खरीदने वाले लोग, मतलब शाहरुख खान बहुत सारे होने चाहिए, सेंट्रो वाले हैं टाइप्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 120 करोड़ की आबादी, मिडिल क्लास लोग, सब कुछ ठीक था। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी,
अब तमिलनाडु में प्लांट लगाया, तमिलनाडु में अगर Hyundai इंडस्ट्री का शोरूम है उस पर अलग रेट से टैक्स लगाया जाएगा, सेल्स टैक्स। कर्नाटका में जो है उस पर अलग रेट से, पंजाब में उस पर अलग रेट से। अब जो आप बड़ा बड़ा ट्रक ट्रेलर देखते हो जो कि मतलब जिसमें कारें जा रही होती हैं, या कई बार गुड्स ट्रेन देखते हो जिनमें कारें रखी होती हैं, कॉस्ट तो ये लोग काउंट कर लेते हैं। तमिलनाडु में जो इंडस्ट्री लगा रही है Hyundai, महिंद्रा, मारुति जो भी हैं, तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऐड कर ली, लेकिन इसके चलते यहाँ पे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज जो मैंने आपको बताया, ऑक्ट्रॉय, हर पॉइंट पे ऑक्ट्रॉय, चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं खड़ी लेकिन ऑक्ट्रॉय वाले जरूर खड़े हैं, राइट। तो ये इसके चलते क्या होता था, बार बार टैक्स लगेंगे। और उसके चलते स्टील का सोर्स कहाँ है, यहाँ स्टील का सोर्स भी तमिलनाडु के में पोर्ट है, तो स्टील भी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, चाइना से आ जाएगा, राइट। वो सब हो गया। लेकिन इंडस्ट्री लगाने की एक और कंसिडरेशन पता है क्या होती थी, कि टैक्स कितना लगता है यहाँ पे। ये किसी कंट्री में, एक कंट्री में नहीं होता, मतलब इंटर कंट्री हो सकता है कि पाकिस्तान में कितना लगता है, इंडिया में कितना लगता है, वो तो चलो ठीक है। एक कंट्री में स्टेट डिसाइड करने से पहले ये मुद्दा होता था कि आंध्र प्रदेश की सरकार कितना टैक्स लगाएगी, इसे बोला जाता था टैक्स आर्बिट्रेज। तो कम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए कंपनीज अपनी प्लांट लगाने का जो कारण है, जैसे कि टाटा ने नैनो प्लांट लगाया था, पहले वेस्ट बंगाल में लगाना चाहा था, सिलीगुड़ी जो मतलब एक क्या नाम था, किसी एरिया का नाम था वहां पे, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, चलो जो भी हुआ। उसके बाद में गुजरात में लगा दिया। गुजरात ने 1 रुपया लीज पे टाटा को लैंड दे दी 99 ईयर्स के लिए। वो भी ठीक है कि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वो सब ठीक है, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि टैक्स रेट कितना है, ये एक, वो भी एक कंट्री में। इसीलिए कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि इकोनॉमिक यूनियन इंडिया अब बनने जा रहा है। पहले सिर्फ पॉलिटिकल यूनियन था कि पॉलिटिकल पार्टीज पूरे इंडिया में नेशनल पार्टीज हैं पड़ी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं पड़ी, लेकिन इकोनॉमिक यूनियन नहीं था। अब इस गवर्नमेंट के एफर्ट्स के चलते और प्रीवियस गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स के चलते सिंस 2000 ये एफर्ट अब कल्मिनेट हुआ है फ्रूटफुली कि अब यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये जो स्मार्ट मॉडल है ये आप सिर्फ यहाँ पे ही नहीं लगा सकते हो जीएसटी में। स्मार्ट का मतलब देखो कितना अच्छा है। लोग स्मार्ट तो होते हैं लेकिन मॉरल नहीं होते। जितने ज्यादा स्मार्ट लोग होंगे उतने मॉरल कम होंगे, एक्सक्लूडिंग मी, मैं मॉरल हूँ भाई, ठीक है। तो लोग स्मार्ट हूँ या नहीं वो अलग बात है। देन अकाउंटेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट। अब ये जीएसटी जो है सारी इसमें फीचर्स हैं, स्मार्ट भी है, मॉरल भी है, अकाउंटेबल भी है, देन रिस्पॉन्सिव भी है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे राज्य सरकारों की डिमांड्स आती जाएंगी, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये डिमांड करते जाएंगे कि मतलब हम पे टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, तो रिस्पॉन्ड करेगा जीएसटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स होने चाहिए। जब आप पॉलिटी और गवर्नेंस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स का, ब्यूरोक्रेसी के फीचर्स का ब्यौरा दे रहे होगे तो ये पॉइंट्स लिख देना, स्मार्ट येट मॉरल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव टू हूम, टू पब्लिक एज वेल, एंड देन एट द सेम टाइम ट्रांसपेरेंट। तो सीएजी के ऑडिट वगैरह के रिपोर्ट जो है एकदम दुरुस्त आनी चाहिए। तो जीएसटी ये सब एनेबल करता है। तो जीएसटी के ये एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। वाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज नीडेड? क्योंकि इंडिया एक फेडरल सेटअप है ऑलरेडी। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ये पावर्स को, टैक्सेशन पावर्स को डिफाइन कर दिया था, मतलब डिलीनिएट कर दिया था। राज्य सरकारें किस किस पे टैक्स लगाएंगी और कौन सी जैसे सेंटर हैड द पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इस पे कौन लगाएगा? राज्य सरकारें। तो सेंटर के पास में मैन्युफैक्चरिंग जो एक्साइज, मतलब कि जैसे ही पीयर्स जो है फैक्ट्री से बाहर निकलेगा उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज, आउटसाइड द गेट, जैसे ही आउटसाइड द गेट मैन्युफैक्चरिंग पे ड्यूटी सेंटर लगा सकता था, लेकिन अल्कोहल और ये सब को छोड़ के। देन स्टेट्स हैज द पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो राज्य सरकारें जो है सेल ऑफ गुड्स, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो स्टेट वैट लगता था, ये सब सेल्स टैक्स। जो आप कपड़े खरीदते हो राज्य सरकार में, यदि कोई शोरूम है, या कार भी खरीदते हो तो वहां पे भी ये टैक्स लगता था। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स द सेंटर हैड द पावर टू लेवाई अ टैक्स। इंटर स्टेट सेल्स मतलब कि जैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब पंजाब से हरियाणा में गुड्स बेची जाएंगी तो टैक्स लगेगा, उसे इंटर स्टेट सेल बोला जाता है। उसमें केंद्र सरकार की पावर थी। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, एटलीस्ट इस साल या अगले साल तक, क्योंकि अभी जैसे जीएसटी आया है तो आखिरी बार यूपीएससी ने पूछ सकती है मजे लेने के लिए। एज फॉर सर्विसेज ओनली द सेंटर वाज एम्पावर्ड टू लेवाई द सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स होता है जैसे आपका एयरटेल का बिल आया तो एयरटेल आपको कोई गुड्स थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, वैसे ही सर्विस टैक्स। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना खाने पे अलग टैक्स लगता है, उसे वैट बोला जाता है, लेकिन जो आपको केटरिंग करे जाती है, जो वेटर आपको फूड सर्व करता है, उस पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है। तो दो कॉम्पोनेंट होते हैं रेस्टोरेंट के बिल में। देन
जुरिस्डिक्शनल स्ट्रक्चर विद इंडिया बीइंग अ फेडरल सेटअप, जहां पे कि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इंडिपेंडेंट पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी। आर्टिकल 265 से लेकर 279 ए तक ये आज आप सारे पढ़ोगे इसे देखने के बाद, राइट। तो केंद्र सरकार विल लेवाई एंड कलेक्ट टैक्स सेंट्रल जीएसटी रेफर टू एज सीजीएसटी और सेंट्रल टैक्स। स्टेट विल लेवाई एंड कलेक्ट स्टेट जीएसटी रेफर टू एज एसजीएसटी और स्टेट जीएसटी। और इंट्रा स्टेट सप्लाई, अब इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, मान लो कि आपकी जो भी स्टेट है उसमें दो टाउन्स हैं, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर और जयपुर हैं, या कोई और टाउन मान लो जो भी हैं, ठीक है, तो उनमें जब गुड्स सप्लाई करी जाएंगी एक टाउन से दूसरे टाउन में, तो उसे बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। राजस्थान में यहाँ से गुड्स चली और यहाँ पे बेच दी गई, या यहाँ तक भी बेच दी गई, तो भी ये इंट्रा स्टेट है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बेची जाएंगी तो वो इंटर स्टेट हो जाएगा। तो ये इंट्रा स्टेट है। अब आगे इस पे चलते हैं। In case of interstate sales, center the power to levy, center has got the power, पहले powers थी, services यही लागू करते थे। अब यहाँ पे besides these there will be a levy of union टेरिटरी जीएसटी, यूटी जीएसटी, ये भी इसमें है। और इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, मान लो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 26 से लेकर सेक्टर 13, सेक्टर 13 है चंडीगढ़ में, नहीं है, सेक्टर 14, राइट। तो क्योंकि अंग्रेज भी 13 को अनलकी नंबर मानते थे, तो इसलिए चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नहीं है, राइट। तो इंट्रा यूनियन टेरिटरी जो भी सप्लाई होगी उस पर यूटी जीएसटी लगाया जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं, ऑन द इंट्रा टेक प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर्स, जिनकी लेजिस्लेचर्स नहीं है उन पे, ये सारा कुछ फैक्चुअल है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो सेंटर अब जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाएगा, रेफर टू एज आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। राजस्थान से गुजरात वाला जो एग्जाम्पल था, इंट्रा स्टेट सिर्फ राज्य सरकारें लगा सकेंगी, उसे एसजीएसटी बोला जाएगा। और यूटी जीएसटी अल्टीमेटली ये जाएगा केंद्र सरकार को, लेकिन इंट्रा यूटी जो है ये टैक्स लगाया जाएगा। देन ऑल्सो फॉर गैदरिंग ऑफ रिसोर्सेज, अब क्या है कि राज्य सरकारों को ये मतलब डाउट है कि जितना मान लो कि पंजाब सरकार या कोई आपकी जम्मू एंड कश्मीर सरकार भी इसमें मतलब वहाँ पे भी लागू किया गया है, तो या मान लो कि असम की सरकार है, तो उनको ये डाउट है कि पहले वो 40,000 करोड़ रुपए टैक्स से कलेक्ट करते थे फॉर एग्जाम्पल, और अब उनका जीएसटी आने के बाद शॉर्ट टर्म में उनका रेवेन्यू जो है 35,000 करोड़ रह जाएगा। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती थी फॉर द सेक ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट कि इसे लाया जाए। तो अब उसके लिए क्या किया गया है, कॉम्पेंसेशन सेस रखा गया है। कॉम्पेंसेशन सेस किसे बोला जाता है? सिन एंड लग्जरी गुड पे को, तो कॉम्पेंसेशन सेस है ये, मतलब ओवर एंड अबव टैक्स रेट। अब आइए देखते हैं कैसे। ये टैक्स रेट्स हैं जीएसटी के। अब यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स जो है, टैक्स वन नहीं है, टैक्स रेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे टैक्स रेट बहुत सारे होने के बावजूद भी ये वन टैक्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वन टैक्स यहाँ पे प्रोसीजर है, प्रणाली जो है एक ही है, यानी कि जीएसटी। पहले एक्साइज था, फिर सेल्स था, अब इसके चलते क्या है, जीएसटी, गुड एंड सिंपल टैक्स, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक तरह से। अब पहले सर्विसेज पे टैक्स अलग था, जैसे हमने देखा, सिस्टम एक है, इसीलिए बोला जा रहा है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। तो जीएसटी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, हमने देख लिया। उसके चलते क्या होना चाहिए, पहले जो पियर्स साबुन हमने देखा कि पैक ऑफ 10 जो भी था 253 रुपीज़ का पड़ रहा था। अब क्योंकि इनपुट टैक्स का वापस मिल जाएगा, जो 10 रुपये दिए गए थे कॉस्टिक लेने के टाइम पे, रॉ मटेरियल लेने के टाइम पे, फिर 15% टैक्स जो 30 रुपये और दिए गए थे वो सब वापस हो जाएगा। तो इनके चलते किराना स्टोर पे जो आपके नीचे ग्रॉसरी स्टोर है आपके आसपास, उस पे प्राइस कम होना चाहिए। लेकिन कुछ दुकानदार आप देखोगे, मतलब जो मतलब 1-1 रुपए के लिए चिक चिक होती है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब छुट्टे की चिक चिक बंद करो वाला काम। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि वो लोग बोलते हैं कि क्या करें, जीएसटी आ गया है। और खासकर ऐसा किन लोगों के साथ में होता है, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनको ये बोला जाता है जीएसटी आ गया, रेट बढ़ गया। लेकिन आप लोग तो अब जान गए हो। तो इसके चलते क्या किया गया है, सरकार ने उन लोगों का ध्यान रखने के लिए, जो लोग अनअवेयर होते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई थी। तो जिसके 3 टियर स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटियरिंग, स्टेट लेवल, फिर राज्य सरकारों के लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटीज बनाई गई हैं। देन नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिटियरिंग क्या है, अगर एक सुपरमार्केट जो पहले मान लो कि जीएसटी आने से पहले कुछ दाम पे गुड्स बेच रही थी और जीएसटी आने के बाद ही सेम दाम पे गुड्स बेची जा रही हैं, तो भी वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं क्योंकि दाम तो कम हो गया है। सिमिलरली इफ द कॉस्ट ऑफ सॉप,
तो यहाँ पे सोप का ही एग्जांपल लिया गया। अगर कॉस्ट ऑफ सोप पहले कम थी, हैज मूव्ड लोअर, पहले ज़्यादा थी अब नीचे आ गई, अगर शॉपकीपर उसे उसी लेवल पे बेचता है पुराने लेवल पे, तो वो सोप के प्राइस में मुनाफाखोरी कर रहा है। तो कॉस्ट कम आई है और सोप ज़्यादा दाम पे बेचा जा रहा है। द अथॉरिटी इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक अ कंपनी लोअर इट्स प्राइस। तो कंपनी को ये हिदायत डायरेक्शंस इशू करी जा सकती हैं कि आप प्राइस को कम करो और रिफंड करो पैसे को, और डिपॉजिट इट इन दी कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या जीएसटी के अंदर नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में बनाया गया है? यस, ये दिस इज द टेक अवे फ्रॉम हियर। देन इट कैन ऑल्सो इम्पोज अ पेनल्टी एंड कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करी जा सकती है यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो चाहे रिटेल कंपनी हो, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे कोक बनाने वाली कंपनी हो, पियर्स बनाने वाली कंपनी हो, कोई भी। देन इट कैन समन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी कंपनी। समन किया जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव्स को कि पेशी आपकी होगी, और इसके जो ऑर्डर्स हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के, वो हाई कोर्ट के सामने ही सिर्फ जा पाएंगे और किसी ट्राइब्यूनल के सामने नहीं जाएंगे, राइट। तो एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी जो रूल्स हैं उन्होंने ले डाउन किए हैं, सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स कैसे होगा एंड अदर कमिटीज जो हैं वो कैसे होंगी, ये सब चीज़ें इनमें पहले से ही निर्धारित कर दी गई हैं। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन इन्वेस्टिगेशन एंड द पावर्स गिवन टू अथॉरिटी, रूल्स ये फ्लोट करे गए हैं। एक्ट होता है, एक्ट के अंडर रूल बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब मतलब ऑपोजिशन का कहना है, मीडिया का ये कहना है कि इसके चलते क्या हो सकता है कि शायद जो है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओवर जीलस हो जाएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह उनमें आ जाएगा क्योंकि कहीं 2 नंबर के काम ना होने लग जाएं, धमकी देके कि एंटी प्रॉफिटियरिंग का केस चला देंगे। टैक्स अथॉरिटीज़ या एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ऐसा ना करें कि मतलब उन्हें फालतू में किराना स्टोर वालों को या पीएस कंपनी वालों को कानूनी कार्रवाई में ना फंसा दें। इसके चलते इसमें सनसेट क्लॉज रखा गया है। सनसेट क्लॉज क्या होता है? जैसे आप उठो नहीं उठो, सूर्य अपने आप सूर्य उदय हो जाएगा, राइट, लेकिन आप शाम में मतलब जागो नहीं जागो, शाम में फिर सो रहे हो आप, राइट, लेकिन सनसेट जो अपने आप हो जाएगा। तो उसके चलते ये सनसेट क्लॉज के का मतलब यहाँ पे ये है 2 साल के बाद सरकार इसे भले ही स्क्रैप करे नहीं करे, लेकिन एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के जो ये प्रोविजंस हैं जो कि इन्हें पावर देते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जब तक जीएसटी स्टेबल नहीं हो जाता तब तक ये रहेगी अथॉरिटी। उसके बाद में जो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पावर्स दी गई हैं वो अपने आप न्यूनतम मतलब मिनिमल लेवल पे अपने आप पहुंच जाएंगी। देन ये एग्जाम्पल मैंने इकोनॉमिक सर्वे के जो यूट्यूब पे ही वीडियोस अवेलेबल हैं वहाँ पे दिया था, आप लोग इसे भी देख सकते हो। ये भी सेम एग्जाम्पल है कि मतलब किराना स्टोर पे पहले वैट जो था 5% लग रहा था और टोटल जो टैक्स चाय पत्ती जो आप लेते हो टाटा टी या कोई भी, उस पर 7% टैक्स इंसिडेंस, टोटल 100 रुपये की है तो 7 रुपये 107 रुपये की हो जाती थी, लेकिन अब 5% टैक्स लगेगा चाय या कॉफ़ी पे, तो 105 रुपये की होनी चाहिए, लेकिन रिटेलर आपको बोलता है जीएसटी आ गया क्या करें। तो यदि वो ऐसा बोलता है तो आप NAPA को कंप्लेंट कर सकते हो, 1-2 रुपये के लिए नहीं, लेकिन हाँ यदि मतलब कोई आप बिजनेस में हैं आपके पेरेंट्स या तब आप ऐसा कर सकते हो। तो दोस्तों इसे पार्ट 2 में अब हम आगे चलेंगे। इसमें फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच ली गई है नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के लिए, जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, देन एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें हम उसमें कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम क्या है ये आप पढ़ लो यहाँ से, लेकिन ये समझ नहीं आएगा। बाय द वे इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ये टेलीग्राम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखा है, वो भी बता रहा हूँ। और आप फेसबुक प्रोफाइल पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, जतिन वर्मा 0509 ये फेसबुक ID है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल की ID है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। पार्ट 1 योजना के MCQs, देन आपका जो ये है इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 के जो रिमेनिंग लेसन हैं वो सब भी मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, राइट। तो आपको अलर्ट मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और इससे अगर आपको लग रहा है कि दैट माय वर्क इज़ जेन्युइन और मतलब तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो फेसबुक पे या कहीं पे। डोंट हेजिटेट टू शेयर इट, ओके, इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम ये सब क्रिएट करने में। और टेलीग्राम का ये एड्रेस आपका दे रखा है इसी वीडियो के नीचे, आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू गेट द PDF डायरेक्टली। और ये कोरा की प्रोफाइल है, कोरा के अलावा आप फेसबुक मैसेंजर पे ही क्वेश्चंस पूछें। और एक ज़रूरी सूचना कि ये फ्रंट लाइन जो 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे 71st ईयर जो भी है, तो उसके चलते ये जो फ्रंट लाइन मैगजीन आई है इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं इसी चैनल पे मतलब जैसे 25 से 20 मिनट का एक रहता है या कुछ भी रहता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आर्टिकल्स हम इसके फ्रंट लाइन के आर्टिकल्स को बेस लेते हुए, चाहे वो आपका लाइव मिंट में कोई और आर्टिकल दे रखा हो या चाहे आपका इकोनॉमिस्ट में दे रखा हो, जो भी हमारे GS मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए रेलिवेंट रहेंगे वो हम इसी चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। देन
इसको सिर्फ बेस लिया जाएगा, राइट? प्लीज माइंड दिस। इसके बाद में अब ट्रिपल तलाक इशू पे भी कुछ कुछ अच्छी फ्रंटलाइन मैगजीन आएगी, तो वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में आप आंसर करें कि और क्या वीडियोस बनाने चाहिए, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि एनालाइज किया जाए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ग्रजेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसे जरूर हाईलाइट करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर दें इफ़ यू आर लाइकिंग इट, अदरवाइज इसे डिसलाइक दें, और साथ साथ इसका रीज़न भी दें कि डिसलाइक क्यों किया है, राइट? फोकट में नहीं करना है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड, बाय बाय।